हम चारों, रमेश, जानकी, रेवती और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे बीच कभी कोई पर्दा नहीं था। मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि उसकी सोच बहुत साफ थी और मुझे अच्छे से पता था कि अगर मुझे उसके दिल में अपनी खास जगह बनानी है तो मुझे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, वो भी बिना किसी की मदद के। इसीलिए मैंने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। सुबह अखबार से सब्जी बेचने तक का जो काम हाथ लगता मैं करता गया। धीरे धीरे मैंने अपनी कमाई से ये जगह किराए पर ली और यहाँ एक कैफे खोला। मैंने जी तोड़ मेहनत की और मेरा कैफे चल निकला। इन सब में रमेश और जानकी ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन रेवती को इस बारे में हमने कभी भनक नहीं लगने दी। इस जगह के मालिक बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। वो अक्सर यहाँ आया करते थे। उनके साथ कभी भी मकान मालिक और किराएदार वाली फीलिंग नहीं आती थी, बल्कि उनसे हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जब मेरा कैफे सेट हो गया तो मैंने रेवती को यहाँ मिलने के लिए बुलाया। एक छोटा सा अरेंजमेंट किया हुआ था मैंने और कुछ खास दोस्तों को इनवाइट किया था ताकि रेवती को शक ना हो। उन दोस्तों में रमेश और जानकी के अलावा हमारे कॉलेज के कुछ कॉमन फ्रेंड्स और वो मकान मालिक भी थे। जब रेवती यहाँ आई तो मैंने उसे इस जगह के बारे में बताया। मैंने बताया उसे कि मैंने ये जगह फिलहाल किराए पर ली है, लेकिन बहुत जल्द अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये जगह खरीद लूंगा। मेरी बातों से वो बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी और मैंने भी मौके पर चौका मारते हुए घुटनों पर बैठकर अपने दिल की बात बताई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये जगह तुम्हें बेचूंगा? मालिक ने, जो तब से हमारी बातें सुन रहा था, बैठ के बीच में टपका। कसम से उस समय तो ऐसा मन किया ना कि उस बुढ़े को पकड़ूं और फुर्सत से पीटूं। देखो मिस्टर, चाहे जो हो जाए, मैं ये जगह नहीं बेचूंगा। तुम चाहे तो मेरी जान ही क्यों ना ले लो। ये जगह मेरी बेटी की है। वो अभी पढ़ाई कर रही है और उसके बाद वो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है और ये जगह मैं उसे ही दूंगा। तुम्हारे ढाबे के लिए तो कभी नहीं बेचूंगा। बूढ़े ने तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी बार्गेनिंग की। मैं अचानक आई इस मुसीबत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उस पर रेवती भी सामने थी। मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और वो भी किसी जिद्दी बूढ़े की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, ये जगह ना सही, कोई और जगह सही। मैं जल्दी ही एक अच्छी जगह तलाश करूंगा और वहां हमारा कैफे शुरू करूंगा। लेकिन नई जगह पर अगर तुम अपना ये ढाबा खोलोगे तो उसे सेट होने में 2 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और तब तक क्या करोगे तुम? अगर उससे पहले शादी कर लेते हो तो इस मासूम बच्ची का ख्याल कैसे रखोगे? मतलब ये तो कतई हद ही हो गई थी। एक तो मेरे रोमांस की बैंड बजा रखी थी उस बूढ़े ने, और उस पर मेरे कैफे को डायरेक्टली ढाबा बोल रहा था। एक बार जब मेरा कैफे चल जाएगा तब हम शादी करेंगे। और अगर इस बीच कोई तुमसे बेहतर लड़का जो पहले से सेटल है वो मिल गया तो बच्ची क्या करेगी? तुम्हारे इस टुनपुजिये से ढाबे के चलने का वेट करती रहेगी। अब तो मतलब मैंने बस किसी तरह रेवती को देखकर खुद को काबू में किया हुआ था, वरना तो आज उस बुढ़े का मेरे हाथों कत्ल होने से कोई बचा नहीं सकता था। रेवती, देखो देखो, आई प्रॉमिस, मैं 1.5 साल में तुम्हारे लायक बन जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। प्रॉमिस। तो तुम्हें लगता है कि तुम इस बच्चे के लायक नहीं हो? अब तो मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि तुमसे बेहतर लड़का मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। मेरे साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। वो रेवती के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है बेटा। थैंक यू पापा। रेवती ने जैसे ही कहा तो मेरे नीचे से जमीन सरक गई। फिर कुछ समय बाद हमारी शादी हो गई। तुम्हारे नाना मिस्टर नारायण दीक्षित ने ये जगह मुझे कभी नहीं बेची, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और तुम्हारी माँ को जरूर दी। उसके बाद से ही ये कैफे तुम्हारी माँ संभालने लगी और मैं बिजनेस में लग गया। फिर कुछ समय के बाद जब तुम आने वाले थे, ये जगह तुम्हारे नाना जी संभालने लगे। हम सब तुम्हारे स्वागत के लिए बहुत एक्साइटेड थे। तुम्हारा नाम रेवती ने बहुत प्यार से रखा था, एक ऐसा नाम जिसमें सबका प्यार और सबका आशीर्वाद छिपा था। रेवती का रे, हरि का ह,
तुम्हारे दादाजी अमृतलाल शर्मा का आ और तुम्हारे नाना जी नारायण दीक्षित का न। हम सब के नाम का पहला अक्षर मिला और तुम्हारा नाम बना रेहान। रेवती के जाने के बाद मैंने देवकी से शादी की क्योंकि तुम बहुत छोटे थे। मेरे बच्चे, एक माँ अपने बच्चों के लिए उनका पिता तो बन सकती है, लेकिन एक बाप चाह कर भी अपने बच्चों को माँ का प्यार नहीं दे सकता। शायद इसीलिए। खैर, तुम्हारी माँ के जाने के बाद काफी समय तक तुम्हारे नाना जी ने इस जगह को मैनेज किया, लेकिन उनके जाने के बाद ये जगह बिल्कुल बंद हो गई। मैं भी इस जगह को नहीं संभाल पाया। लेकिन बेटा, आज से ये जगह तुम्हारी है। तुम्हारी माँ की जमानत पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भी अपने कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। यकीन करो, अगर तुम कुछ और करना चाहते हो तो मैं कभी उसके बीच नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो वो भी यही करती। लेकिन बच्चे, तुम्हारी माँ की ये सबसे कीमती अमानत है मेरे पास। इस पर अब तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम्हारा। मिस्टर शर्मा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, रेहान उनके गले लगकर रोने लगा। आंसू तो मिस्टर शर्मा की आंखों में भी थे। थोड़ी देर दोनों यूं ही एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे। फिर रेहान ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं माँ का सपना जरूर पूरा करूंगा। ये जगह फिर से शुरू होगी। हर चीज बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे माँ चाहती थी। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। तभी तुम इस जगह को सही और लंबे समय तक हैंडल कर पाओगे। थोड़ी देर वहां पे और समय बिताकर वो दोनों वापस चले गए। धीरे धीरे सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आज का दिन रेहान कैंटीन में बैठा सबको अपनी और आरव और आरजू की दोस्ती के बारे में बताता है, सिवाय अपनी फैमिली प्रॉब्लम और आरजू के लिए अपने प्यार के बारे में। वहां मौजूद सभी उनकी शरारतों के बारे में सुनकर हंसे जा रहे थे, लेकिन उसे तो बस अपनी आरजू का इंतजार था। वो बार बार अपनी घड़ी देखे जा रहा था। जब 1 घंटा बीत गया और आरजू या आरव में से कोई नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी और उसने आरव को मैसेज किया। थोड़ी देर में आरव का रिप्लाई आया, जिसे देखकर रेहान घबरा गया और जल्दी से वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मिस्टर मित्तल और आरव आरजू को कंफर्टेबल फील कराने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। आज मिस्टर मित्तल ऑफिस नहीं गए। उन्होंने आज पूरा दिन अपने बच्चों के साथ बिताने का फैसला किया। आरजू उन दोनों को देखकर हंसने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। इसी समय रेहान भी वहां आ गया। उसे देखकर मिस्टर मित्तल ने कहा, भाई, अब तो पूरी टोली यहाँ मौजूद है, तो अब तो यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। आप तीनों मजे करो, तब तक मैं किचन संभालता हूँ। आज का लंच शेफ रमेश मित्तल बनाएंगे, और वो भी आरजू मैडम की पसंद का। सच? आरजू ने झट से उनको गले लगा लिया। क्या पापा, आप ना सच में इस नकचड़ी चुईया को सर पे चढ़ा रहे हो? आरव ने शिकायत लगाई। मिस्टर मित्तल कमरे के बाहर चले गए। यार गोलू, ये क्या बात हुई यार? मतलब अंकल के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने हाथ का खाना बनाने के लिए तो इतना बड़ा ड्रामा कर रही है, हाँ? रेहान ने झूठ मूठ के गुस्से में कहा। आप इस वक्त यहाँ क्यों चले आए? आपको ईशा से मिलना होगा ना? आरजू की बात सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आरजू, ये क्या तरीका है? रेहान यहाँ तुझसे मिलने आया, तेरी तबीयत पूछने के लिए आया, और तो इस तरह। आरव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। भाई, मैंने गलत क्या कहा? सच ही तो बोल रही हूँ। ईशा यहाँ नहीं है, अकेली है और रेहान की दोस्त है, तो रेहान को तो इस वक्त वहां होना चाहिए ना, अपनी खास दोस्त के पास। रात को जब आरजू अपने कमरे में आई तो वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसके लिए ये मान लेना कि रेहान की लाइफ में अब कोई और है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन सालों में साथ रहते हुए, साथ लड़ते झगड़ते उसे भी रेहान से प्यार हो गया था, लेकिन वो कभी भी उसे बता नहीं पाई क्योंकि उसने बचपन से ही उसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। क्योंकि रेहान हमेशा से शांत और गंभीर स्वभाव का लड़का था, तो वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाई। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स रेहान को बता दी तो शायद वो उसका गलत मतलब लगा ले। हो सकता है कि वो उसकी दोस्ती को भी गलत समझ बैठे, और वो किसी भी कीमत पर रेहान को खोना नहीं चाहती थी।
इसलिए उसने फैसला किया कि अगर रेहान ईशा से प्यार करता है और उसके साथ खुश है तो वो उन दोनों के रास्ते से हट जाएगी। तो क्या हुआ अगर उसे अपना प्यार ना मिला? वो रेहान की दोस्त तो है ही, और वो किसी भी कीमत पर उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। यही सब सोचते सोचते वो बेहोश हो गई। यार आरजू, मजाक छोड़ना। तू जानती है कोई भी मेरा कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन वो तुझसे बढ़कर नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर नरम आवाज में कहा। सही कहा आपने, मैं आपकी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन सिर्फ फ्रेंड हूँ। और ईशा, वो तो आपकी फ्रेंड है ही नहीं। वो भी कैसे सकती है? वो तो आपका प्यार है ना। उसकी बात सुनकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या बोल रही है तू? वही जो आपने सुना। कल जब आप छत पर उससे फोन पर बात कर रहे थे, मैंने सब सुन लिया था। क्या सुना तूने? यही कि अंकल आपकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन आप अंकल की मर्जी से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ईशा से प्यार करते हो और फिलहाल ये बात अंकल को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकता? वो तो मैंने नहीं सुना। तो इस वजह से परेशान थी, और तूने एक बार भी किसी से बात करना जरूरी नहीं समझा। आरव और रेहान दोनों ही उसे उसके इस बचपने पर गुस्सा कर रहे थे और उसे घूर रहे थे। मैं पापा की हेल्प करके आता हूँ, आरव ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही रेहान आरजू के पास आया और उसकी बाह कस के पकड़कर बोला, तुम पागल हो? अरे मतलब ऐसे कौन करता है यार? हाँ, ये सच है कि पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं। ये भी सच है कि मैं किसी से पागलों की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ईशा से प्यार करता हूँ। समझी तुम? तो फिर किससे करते हैं? ये पूछते वक्त आरजू की आंखों में एक डर और एक उम्मीद साथ साथ दिख रहे थे। ये बात पहले नहीं पूछ सकती थी? कल रात तक नहीं पूछ सकती थी? जानती हो क्या हालत हो गई थी मेरी जब मुझे पता चला कि तुम। ये कहते हुए रेहान की आंखों में आंसू आ गए और उसने आरजू को गले लगा लिया। जान निकल गई थी मेरी, सांस नहीं ले पा रहा था मैं। हर पल हर लम्हा बस यही दुआ कर रहा था कि बस मेरी आरजू ठीक हो। लेकिन तुझे इस बात से क्या? तुझे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है, जब मन किया पास आती हो, जब मन चाहा। लेकिन मिस आरजू मित्तल, हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। मेरे दिल में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और मैंने तुम्हें इस दिल में जगह दे दी है, और ये जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। समझी तुम? इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, आरजू ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। रेहान भी उसे बहुत टाइटली हग करके बैठा था। दोनों यूं ही कुछ देर तक एक दूसरे में खोए रहे। उस वक्त दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोनों ने अपना चेहरा साफ किया। रेहान ने अपने हाथों में उसका चेहरा भर के और अपना सर उसके सर से मिलाकर कहा, भरोसा रखो मुझ पर, और आगे भी। अगर कभी मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मेरी लाइफ कोई और है। इसका मतलब ये है कि मैं हम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कुछ ऐसा जो हम दोनों के लिए है या फिर तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तुम हो। और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए। थोड़ी देर में जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो दोनों अलग हुए। तभी आरव अंदर आते हुए पूछता है, क्या हुआ? मैडम का दिमाग ठीक हुआ या मैं कुछ हेल्प करूं? ये कहते हुए उसने एक तकिया उठाया और आरजू को मारने लगा। रेहान भी उसके साथ शामिल हो गया। दोनों उसे मार रहे थे और वो बस किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टर मित्तल अंदर आए और आरजू भागकर उनके पीछे छुप गई। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी मासूम सी बच्ची को? और आरव, तुम्हें मैंने भेजा था इन दोनों को लंच के लिए बुलाने ना, हाँ? और तुम? वो दोनों बेचारे डांट सुन रहे थे और आरजू अपने पापा के पीछे छिपकर उन्हें चिढ़ा रही थी। मिस्टर मित्तल उन्हें डांट कर उनको लंच के लिए ले गए। उसके बाद वो दोनों वापस अपनी मस्ती में लग गए। उधर कॉलेज में गोल्डी और नमन सना पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उसने इतना अच्छा मौका मिस कर दिया। आरुषि का घर। आज फिर सबने आरुषि और उसके माँ बाबा को आरुषि को कॉलेज भेजने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे परेशान होकर वो अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। तभी उसके बाबा वहां आए और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, आशी बच्चे, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और ये क्या, आपकी आंखों में आंसू?
बच्चे, आप जानते हो ना, हम सब सह सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। लेकिन बाबा, वो बाहर सब बच्चे, उनकी बातों को दिल पर कभी मत लेना। अरे ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देख लेना, एक दिन जब आप कुछ बन जाओगे ना, तब यही लोग आपके लिए सबसे ज्यादा खुश होंगे। बच्चे, जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, बिल्कुल हमारे साहब जी की तरह। लेकिन हालात और घर की जिम्मेदारियों की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा। बच्चे, मैंने आपको कभी अपनी बेटी नहीं बल्कि हमेशा अपना बेटा माना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा वो सपना आप पूरा करो। और इसके लिए बच्चे, आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बताइए, क्या आप मेरा वो सपना पूरा करेंगी? हाँ बाबा, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। तो बच्चे, ये काम यहाँ कमरे में बैठकर तो नहीं हो सकता ना, इसके लिए कॉलेज तो जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, आज तो कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है, आज जाकर क्या करूंगी मैं वहां पे? आप वहां जाकर वो सब करोगे जो मैं या तुम्हारी माँ नहीं कर पाए। बच्चे, हम तो कभी कॉलेज गए नहीं, ना ही तो हमें कभी ये सब जानने का मौका ही मिला। लेकिन आप जरूर जाओ और ढेर सारी फोटो लेना, और वहां की सारी चीजें देखना, सीखना और हमें भी बताना। बच्चे, हम तुम्हारे जरिए ये जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है बाबा, मैं जाऊंगी, लेकिन आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। अरे लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अभी आपने कहा ना कि आपको ऐसी जिंदगी आज तक जीने का मौका नहीं मिला, तो फिर आज आप वैसे जिएंगे जैसे आप जीना चाहते थे। वैसे भी मैं तो आपका बेटा हूं ना, और बेटे का तो फर्ज होता है कि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे। तो फिर शुरुआत आज से ही होगी, ठीक? कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी यानी कि एक ऐसा ओकेजन जहां फ्रेशर्स को अपने सीनियर से मिलने का और एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आरव और रेहान जल्दी आ गए थे ताकि वो सारी अरेंजमेंट एक बार फिर से चेक कर सके। लेकिन रेहान बाबू, उनका तो काम में ध्यान ही नहीं था। होता भी कैसे भाई, अब तो आरजू से अपने दिल की बात भी कह दी थी और ये भी जान लिया था कि आरजू भी तो अब हमारे नए नए रोमियो का मन कहीं और कैसे लगता। तो बस एक काम करने जाते और चार बिगाड़ आते। इधर आरव का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। देख मजनू, अब अगर तूने कोई और रायता फैलाया ना, तो मैं पापा से कहकर आरजू को दिल्ली भिजवा दूंगा। वहां बुआ जी भी उसे बहुत मिस कर रही हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। साले, तू ऐसा कैसे कर सकता है? तेरे अंदर दया नाम की चीज है कि नहीं? पहले तो तू मुझे ये साला बोलना बंद कर। और आरजू मेरी बहन है, उसके भले के लिए अगर मुझे उसे 7 समंदर पार भी भेजना पड़े तो मैं तैयार हूँ। ओए, अगर तू आरजू का भाई है तो मैं भी उसका होने वाला पति हूँ, और मैं उसे खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। वो दिल्ली जाए या 7 समंदर पार, जाएगी तो मेरे साथ। और हाँ, वो अब तो हम ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, और कुछ दिनों में हमारी शादी भी हो जाएगी। तो तू तो मेरा ऑफिशियल साला हुआ ना। ओए, मेरी बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से करूंगा मैं, तेरे जैसे से नहीं, जिसे ये तक होश नहीं कि उसने पहना क्या है। पहना क्या है? क्या मतलब? मैंने ये शर्ट पहनी है, टाई पहनी है और जीन्स। अब ये बता, जीन्स और टाई कौन पहनता है? भाई वो मैं तो पता है, तू सारी जिंदगी ना बकरी रहेगा। अब जा जल्दी घर जा, और अब अगर ऐसी कोई गलती की ना, तो मैं पक्का आरजू की शादी कहीं और करवा दूंगा। और रेहान भागते हुए घर चला गया। शाम को सब हॉल में मौजूद थे। सारे लड़कों ने ड्रेस कोड के हिसाब से ब्लैक 3 पीस सूट पहने थे, और लड़कियों ने रेड साड़ी। आरव इन सब में काफी हैंडसम लग रहा था। रेहान ने इस बार प्रॉपर कपड़े पहने थे और वो भी काफी हैंडसम लग रहा था, और सबका टेंशन इन दोनों पर ही था। लेकिन रेहान को तो बस एक ही इंतजार था। अजय भी आज काफी अच्छा लग रहा था, और वो लड़कियों से बातें करने में मगन था। थोड़ी देर में आरजू आ गई। आज पहली बार आरजू ने साड़ी पहनी थी, साथ में हल्का मेकअप और बालों को पफ करके खुला छोड़ा था, जिससे वो थोड़ी लंबी दिख रही थी। कुल मिलाकर वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो सीधा उन दोनों के पास आई। एक सेकंड दोनों को देखा,
फिर दोनों का मुंह बंद करते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या आप दोनों? ऐसे क्यों देख रहे हो? तो सच में आरजू ही है ना? मतलब हमारी आरजू? उन्हें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। आरजू ने भी दोनों को जोर से चिमटी काटी। अब यकीन हुआ? आई, अरे यार तू इतनी सुंदर भी हो सकती है। मुझे तो पता ही नहीं चला मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई। कहते हुए आरव ने उसे गले लगा लिया। आरजू को देखकर आरव और रेहान चौंक जाते हैं क्योंकि आज पहली बार उसने साड़ी पहनी है। उन दोनों को ऐसे देखकर आरजू उनसे पूछती है कि वो ठीक तो लग रही है ना? और आरव उससे कहता है कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी बहन इतनी बड़ी कब हो गई और वो कितनी प्यारी लग रही है। कहता है अब तो जल्दी तेरी शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर आरजू और रेहान दोनों शर्मा जाते हैं। उन दोनों को शर्माते देखकर आरव को शरारत सूझी। वैसे कुछ दिन पहले पापा बता रहे थे कि उनके किसी दोस्त का बेटा है जो उन्हें तेरे लिए बड़ा पसंद है। तो तू कहे तो पापा को बोल के बात चलाऊं? क्या भाई, अभी तो मेरा पहला साल है कॉलेज में, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अरे हाँ, तो वो तू शादी के बाद कर सकती है ना। अरे लड़का अच्छे घर का है और वो अपने पापा का बिजनेस संभालता है, परफेक्ट है तेरे लिए। भाई मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी है और ना इस बारे में मुझे कोई बात करनी है। वैसे भी मेरी फ्रेंड्स मेरा वेट कर रही हैं, तो बाय। बोलकर आरजू वहां से चली गई। ये जोक था? नहीं, ये सच है। पापा और अंकल अपने खास दोस्त को अपना समधी बनाना चाहते हैं। अब तूने तो अंकल को मना कर दिया तो बस उनका सपना जो है वो आरजू को पूरा करना पड़ेगा। देख आरव, बस बहुत हुआ तेरा मजाक। मैं मजाक में भी मेरी आरजू को खोने का नहीं सोच सकता। तू ऐसा होने कैसे दे सकता है? तू तू जानता है ना कि मैं आरजू से बचपन से प्यार करता हूँ और आरजू भी मुझसे प्यार करती है। तुझे हमारी मदद करनी है बस। तू अंकल से बात करेगा एंड दैट इज फाइनल। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे भी आरजू की फिक्र है। वो लड़का हर तरह से मेरी आरजू के लिए बेस्ट है और वो सारी जिंदगी उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। दुनिया का कोई भी इंसान उसे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। वो मेरी रूह है। इससे पहले कि आरव और कुछ कह पाता वहां गोल्डी और सना आ गई। सना ने आते ही आरव से चिपक कर बात करना शुरू कर दिया, जिससे वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा और बहाना करके वहां से चला गया। वो सना से पीछा छुड़ाकर भाग ही रहा था, वो किसी से टकरा गया। जब उसने देखा तो सामने आरुषि खड़ी थी। आज उसने भी साड़ी पहनी थी, साथ में बस काजल और लिप ग्लॉस। इसके अलावा उसने अपने बालों को गूंथ कर एक साइड ब्रेड बनाया हुआ था, जो उसे बहुत मासूम लुक दे रहा था। आरव तो एक पल के लिए उसमें खो ही गया था। तभी आरुषि के माँ बाबा वहां आ गए और पूछने लगे कि वो ठीक तो है ना। उनकी आवाज सुनकर आरव जैसे होश में आया। वो वहां से जाने लगा जब आरुषि के बाबा ने उसे आवाज दी। अरे आरव सर, आप यहाँ? अरे गोपाल काका, आप यहाँ कैसे? सर, ये मेरी बेटी आरुषि इसी कॉलेज में पढ़ती है, अभी नई है। आपको पता है, इसने 12वीं में पूरी स्कूल में टॉप किया है और इस कॉलेज में भी पढ़ने के लिए इसको स्कॉलरशिप मिली है। बस जल्दी से इसकी पढ़ाई पूरी हो और फिर कहीं अच्छी सी नौकरी मिले। मैं तो इसे हमेशा बड़े साहब के बारे में बताता हूँ और चाहता हूँ कि ये भी उन्हीं की तरह बने। तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे ऑफिस में इंटर्न की जरूरत है। अगर ये चाहे तो कॉलेज के बाद आकर ज्वाइन कर सकती है। अब अगर इसे पापा या अंकल की तरह बनना है तो उनके साथ तो रहकर काम करना चाहिए ना। रेहान, जो काफी देर से सब कुछ देख रहा था, बोला। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान सर। गोपाल जी ने रेहान का हाथ सर पर लगाते हुए कहा, तो रेहान ने उनसे विनम्रता से मना करते हुए अंदर जाने के लिए कहा। तभी हॉल में अंधेरा छा गया और म्यूजिक शुरू हो गया। बजता पंजाबी आंदा ढोल वे, ढोल की ते चम चम रोल वे, दे ते मैनू परमिशन नच मेरे कोल 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 वे, ताके कुड़ियों हार पूरे 9 लख दे, नचो मेरे नाल देसी ढोलक ते। गाने के साथ सना ने काफी बोल्ड डांस किया, जिस पर सारे लोग जोर जोर से हूटिंग करने लगे। लेकिन वो तो डांस के बहाने बस आरव से चिपक रही थी, जिससे वो परेशान हो रहा था और आरजू और रेहान मजे लेकर हंसे जा रहे थे। उनका डांस खत्म होते ही अजय ने भी मौके का फायदा उठाया और वहां की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए डांस करना शुरू कर दिया। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल।
उसने काफी अच्छा डांस किया, जिससे सारी लड़कियां उसके लिए हूटिंग कर रही थीं। फिर कुछ और लोगों ने भी अपने अपने एक्ट किए, लेकिन रेहान का तो सारा ध्यान आरजू पर था। उसने मौका देखकर आरजू से बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आरव वहां पहुंच गया और बहाने से आरजू को लेकर दूसरी तरफ चला गया। जब ऐसा 2-3 बार हुआ तो रेहान को गुस्सा आ गया और उसने आरजू से अपने दिल की बात कहने की तरकीब लगाई। एक बार फिर लाइट बंद हुई। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है ये जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कभी सोच ना सके। उसकी आवाज सुनकर सब बस खो से गए। उसने पूरा गाना आरजू की तरफ देखकर गाया, लेकिन जब गाना खत्म करके वो वापस आया तो आरजू कहीं दिख ही नहीं रही थी। वो बेचैन सा उसे ढूंढ रहा था कि तभी आरव उसके पास आता है और उसे स्टेज पर देखने का इशारा करता है। रेहान उधर देखता है और मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। पार्टी खत्म होने को थी। रेहान अब भी आरजू के साथ टाइम बिताने के लिए बेचैन था, लेकिन आरव आज सारी दोस्ती भूलकर बस एक सख्त भाई बना हुआ था। तभी सना, जो शराब पीने की वजह से बिल्कुल भी होश में नहीं थी, उसको लेकर गोल्डी उनके पास पहुंची और आरव को चिल्ला चिल्लाकर ब्लेम करने लगी। ये कैसी पार्टी अरेंज की थी तुमने? तुम्हें याद है ना, जेन ने क्लियरली कहा था कि पार्टी में शराब नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये शराब कैसे आई? और इस बेचारी को देखो, इसने धोखे से शराब पी ली। अब तुम बताओ, ये इस वक्त ऐसी हालत में घर कैसे जाएगी? कुछ जवाब है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता था इस कॉलेज का प्रेसिडेंट इतना लापरवाह है।
उसकी आवाज सुनकर वहाँ काफी सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए और आरव को ब्लेम करने लगे और आरव और रेहान उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि कोई आरव से ऊंची आवाज में बात करे और आरजू उसे छोड़ दे। तो बस आरजू आई और सना को एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद किया। वो तमाचा इतना जोरदार था कि उसकी आवाज सुनकर सब बिल्कुल शांत हो गए और वहां कुछ पल के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। वैसे अब तुम्हारा नशा उतरा या और हेल्प करूं? उस तमाचे की वजह से हिले हुए जबड़े को एक हाथ से पकड़ी सना से आरजू ने पूछा और कुछ सेकंड रुककर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही सना बोलने लगी। अब नो नो इट्स ओके, इट्स ओके, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अब ठीक हूँ। और ये कहकर वो वहां से चलती बनी।